नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक कैपिटल पूंजी और दूसरा निवेशकों का भरोसा, ट्रस्ट। लेकिन आज नेपाल में एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री बालेन शाह और अर्थ मंत्री स्वर्णिम बागले दोनों देश के निवेशकों को आह्वान कर रहे हैं निवेश करने के लिए, तो दूसरी तरफ व्यवसायियों और बैंकरों के बीच खौफ का माहौल है। यह माहौल खौफ का क्यों है? आखिर क्यों? क्योंकि सरकार का फोकस इस वक्त अर्थव्यवस्था सुधारने से ज़्यादा डराने, धमकाने और गिरफ्तारियां करने पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे पहले गिरफ्तार करो फिर सबूत ढूंढो कि यह नीति बालेन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। नेपाल आज एक बड़े आर्थिक विरोधाभास से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है निवेश कीजिए, उद्योग लगाइए, पूंजी लगाइए, दूसरी तरफ कारोबारी पूछ रहे हैं कल मेरे दरवाजे पर पुलिस तो नहीं आएगी। जी हाँ, इसी पर अभी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सरकार कहती है बैंक ऋण बढ़ाइए, बैंकर पूछते हैं अगर मेरा दिया हुआ ऋण खराब हो गया तो क्या मुझे अपराधी बना दिया जाएगा? और यही आज बालेन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। क्या सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है या उसकी कार्यशैली धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में भय का वातावरण पैदा कर रहा है? सबसे पहले यह साफ कर दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये मैं नहीं, सब कह रहा है। राजनीतिक और व्यवसायी के बीच अवैध गठजोड़ है, सरकारी धन की हेराफेरी है, मिली भगत से निजी लाभ कमाया गया है या जानबूझकर कानून तोड़ा गया है, तो कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल कार्रवाई का नहीं है, सवाल है कार्रवाई की प्रक्रिया का। क्या हर जांच की शुरुआत गिरफ्तारी से ही होनी चाहिए? क्या किसी कारोबारी निर्णय के गलत साबित होने का मतलब यह है कि अपराध हो गया? क्या किसी बैंक का ऋण खराब होने का मतलब बैंक अधिकारी की आपराधिक मंशा है? और क्या पुलिस को पहले व्यक्ति को पकड़कर बाद में अपराध तलाशना चाहिए? यही सवाल आज सरकार से पूछा जा रहा है और हर व्यक्ति के जुबान पर है। आइए मैं आगे बात करता हूं। शेखर गोल्छा और ज्योति प्रकाश पांडे का मामला। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा गिरफ्तार हुए। सर्वोच्च अदालत ने उनकी हिरासत की वैधानिकता पर सवाल उठाया और उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। रिहाई के कुछ ही समय बाद उन्हें दूसरे मामले में फिर गिरफ्तार किया गया। यह गौर करने की बात है। और फिर बाद में वो धरौटी पर बाहर आए। अब यह तय करना हमारा काम नहीं कि गोल्छा दोषी है या निर्दोष, फैसला अदालत करेगी। लेकिन सवाल यह जरूर है, अगर हिरासत की कानून जरूरत पूरी नहीं होती तो गिरफ्तारी क्यों? इस तरह नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक के सीईओ ज्योति प्रकाश पांडे की गिरफ्तारी ने बैंकिंग क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी। खराब कर्ज की असूली से
बैंकिंग निर्णय को अपराध विश्वासघात से जोड़ने पर यह सवाल उठे हैं। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हिरासत में रखे बिना जांच आगे बढ़ाने का आदेश दिया। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जांच जरूरी है लेकिन हर जांच के लिए हिरासत जरूरी नहीं है। यह मामला बैंकिंग क्षेत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कल्पना कीजिए, एक बैंक अधिकारी ने नियमों के भीतर रहकर किसी उद्योग को बड़ा ऋण दे दिया। कुछ साल बाद उद्योग असफल हो गया, ऋण खराब हो गया। अगर अधिकारी को डर हो कि कल मुझे इस ऋण के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अगली बार वह क्या करेगा? वह यह ऋण देने का जोखिम मोल लेगा क्या? ऋण फाइल रोक देगा। ऋण प्रवाह धीमा होगा। ऋण धीमा होगा तो उद्योग का विस्तार रुकेगा। उद्योग रुकेगा तो रोजगार प्रभावित होगा और अंततः इसका असर पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ेगा। यानी एक गिरफ्तारी का असर अदालत की फाइल से निकलकर पूरी अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। NIMB एनसेल मामला क्या संदेश दे रहा है? नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक द्वारा स्मार्ट टेलीकॉम की गिरवी संपत्ति की नीलामी और उसे एनसेल द्वारा खरीदे जाने के मामले में CIB ने कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामला अदालत में है, अंतिम फैसला अदालत करेगी, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। क्या बैंकिंग का गठन या गलत कारोबारी फैसला और आपराधिक मंशा वाला फैसला, इन दोनों को अलग अलग देखा जा रहा है? बैंकिंग का मतलब ही जोखिम है। हर ऋण वापस आएगा यह कोई बैंक सुनिश्चित नहीं कर सकता है। यह हर निवेश सफल होगा यह भी संभव नहीं है मित्रों। अगर व्यावसायिक असफलता और अपराध के बीच की सीमा धुंधली हो गई तो सबसे पहला क्या खत्म होगा? निर्णय लेने का साहस खत्म हो जाएगा। और जिस अर्थव्यवस्था में लोग निर्णय लेने से डरेंगे वह अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है, अर्थव्यवस्था वहीं रुक जाएगी। अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। एक कांतिपुर में आज एक रिपोर्ट आया है, आप लोग आज के डेट में देख सकते हैं। कांतिपुर की दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक ही है, पहले गिरफ्तारी बाद में कसूर की तलाश। यह आरोप अगर सही है तो बेहद गंभीर है। फौजदारी न्याय का सामान्य सिद्धांत है, पहले अपराध का आधार खोजिए और फिर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर प्रक्रिया उलट जाए, पहले गिरफ्तारी और बाद में अपराध की तलाश, तो सवाल केवल पुलिस पर नहीं पूरी शासन व्यवस्था पर उठेगा। अब एक उदाहरण है सचिव कृष्णहरि पुष्कर। सचिव कृष्णहरि पुष्कर को पुलिस कार्यालय गिरफ्तार करके ले जाया गया। पूछताछ के बाद पुलिस को पर्याप्त आधार नहीं मिला और उन्हें कुछ घंटों में ही छोड़ दिया गया। सवाल सीधा है, अगर पर्याप्त आधार नहीं था तो गिरफ्तारी क्यों हुई थी? इस तरह शैक्षिक परामर्श केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई हुई, कई संचालक गिरफ्तार हुए, लगभग 90 से ऊपर संचालक गिरफ्तार हुए, लेकिन अधिकांश मामलों में मुकदमा नहीं चल सका। 25-30 में मुकदमा चला सके। इससे एक बुनियादी सवाल सामने आता है, क्या प्रमाण पहले नहीं जुटाए जा सकते थे?
क्योंकि गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, कारोबार और व्यापार तीनों को प्रभावित करती है। क्या पुलिस पर राजनीतिक दबाव है क्या? कांतिपुर की एक रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के हवाले से राजनीतिक दबाव के बात भी सामने आई है। ये आज के कांतिपुर में ही है। अगर कोई अधिकारी यह कहता है कि ऊपर से आदेश आता है और आदेश नहीं मानने पर तबादले, उसका ट्रांसफर का डर रहता है, तो यह गंभीर संस्थागत समस्या है। आज 20 अगस्त के कांतिपुर में यह दिया गया है। पुलिस सरकार की निजी संस्था नहीं है, पुलिस कानून की संस्था है। प्रधानमंत्री बदलेंगे, गृह मंत्री बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, लेकिन पुलिस पेशेवर स्वतंत्रता नहीं बदलनी चाहिए। अगर पुलिस राजनीतिक शक्ति का उपकरण बन गई तो आज कार्रवाई किसी कारोबारी पर होगी, कल किसी विपक्षी नेता पर और परसों किसी आम नागरिक पर भी हो सकती है। बालेन सरकार की असली परीक्षा, देखिए बालेन सरकार की असली परीक्षा, बालेन शाह सत्ता में परिवर्तन और जवाबदेही के वादे के साथ आए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उनकी सरकार की प्राथमिकता होनी भी चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी साबित करना होगा कि वह कानून लागू कर रही है या शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। सरकार अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत और निष्पक्ष संस्थागत व्यवस्था बनती है तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन अगर समस्या का समाधान पुलिस गिरफ्तारी और हिरासत में खोजा गया तो यही नीति उसके खिलाफ जा सकती है। डर और निवेश साथ नहीं चलते महोदय। नेपाल को आज निवेश चाहिए, देशी निवेश चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए, बैंक ऋण चाहिए, उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन निवेशक सिर्फ टैक्स की दर नहीं देखता, यह ध्यान देने की बात है। वह देखता है कानून कितना स्थिर है, नियम कितने स्पष्ट हैं, नियामक कितने स्वतंत्र हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह कारोबारी जोखिम लेना सुरक्षित है नेपाल में? अगर निवेशक को लगता है कि आज लिया गया कानून कारोबारी फैसला 5 साल बाद राजनीतिक बदलाव के बाद आपराधिक मामला बन सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, तो वह पैसा लगाने पहले 10 बार सोचेगा। और क्यों लगाएगा पैसा जब इतना भय उसके सामने है? और केवल निवेशक नहीं, उसके पुराने पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी इसमें जेल जाते हैं। एक हाथ में निवेश का निमंत्रण और दूसरे हाथ में गिरफ्तारी का भय, यह आर्थिक नीति का विरोधाभास है। लेकिन निजी क्षेत्र भी कानून से ऊपर नहीं। यह बहस एक तरफा नहीं होनी चाहिए। निजी क्षेत्र को भी साफ संदेश होना चाहिए, भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई होगी। सार्वजनिक धन को नुकसान पहुंचाया गया है तो जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन कार्रवाई प्रमाण पर होनी चाहिए, धारणा पर नहीं। अपराध पर होनी चाहिए, सिर्फ कारोबारी असफलता पर नहीं। असफल तो हो सकता है, एक बार असफल होगा, उसको चांस मिलना चाहिए, और कानून के आधार पर होनी चाहिए, राजनीतिक निर्देश पर नहीं। बालेन सरकार को अब क्या करना चाहिए? जी हाँ, यहाँ कुछ सुझाव हम देना चाहेंगे कि सरकार को 5 काम तुरंत करना चाहिए। बालेन सरकार को
पहला काम, गिरफ्तारी को अंतिम उपाय बनाया जाए, पहला उपाय नहीं है। दूसरा, व्यावसायिक जोखिम और आपराधिक मंशा के बीच स्पष्ट कानूनी सीमा तय होनी चाहिए। तीसरा, बैंकिंग और वित्तीय मामलों में संबंधित नियामक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। और चौथा, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना चाहिए। पांचवा, निजी क्षेत्र के साथ संवाद को लगातार मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि निवेश डर से नहीं आता, भरोसे से आता है महोदय। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि कुछ बड़े कारोबारी सरकार से नाराज हो जाएंगे। असली खतरा है कि बैंकर ऋण देने से डरें, व्यवसायी निवेश करने से डरें, उद्योगपति विस्तार करने से डरें, सरकारी अधिकारी फाइल पर हस्ताक्षर करने से डरें और विदेशी निवेशक नेपाल आने से डरें। अगर ऐसा हुआ तो निवेश सम्मेलन, घोषणाएं और आश्वासन सब कमजोर पड़ जाएगा और अर्थतंत्र खतरे में चली जाएगी। अंतिम सवाल, बालेन सरकार के सामने आज दो रास्ते हैं। एक, डर के जरिए शासन, दूसरा संस्थाओं के जरिए शासन। डर के जरिए शासन, इस रास्ते में सरकार ताकतवर दिखाई देती है, दूसरे रास्ते में राज्य मजबूत होता है। नेपाल को ताकतवर सरकार से ज़्यादा मजबूत संस्थाओं की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, लेकिन ईमानदार कारोबारी को डराइए नहीं। अपराधी को पकड़िए, लेकिन निर्दोष को सिर्फ शक के आधार पर मत घसीटिए। बैंकिंग में गलत काम हुआ है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन हर खराब ऋण को अपराध मत समझिए। पुलिस को काम करने दीजिए, लेकिन पुलिस को राजनीतिक हथियार मत बनाइए। और निवेश मांगिए, लेकिन निवेशक को डराइए नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ईंधन पैसा नहीं है, भरोसा है। और बालेन सरकार के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है, नेपाल में वह डर का माहौल बनाएगी या भरोसे का माहौल। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आर्थिक भरोसा ही मिट गया तो सरकार के पास जीतने को आखिर बचेगा क्या। मित्रों, आपके समक्ष मैंने बालेन सरकार की आर्थिक नीति पर जो खतरा मंडरा रहा है इसका विश्लेषण किया है। आपको यह कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में करें और हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।